हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका थर्ड पॉइंट है स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषताएं के बारे में हम इनका पूरी तरह से वर्णन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता। सबसे पहले हम उत्पादन और उत्पादकता का अर्थ समझते हैं। उत्पादन का मतलब होता है कुल पैदावार और उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर भूमि का उत्पादन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये दोनों ही बहुत ही कम था। सेकंड पॉइंट है अनिश्चितता की अधिक मात्रा। कृषि में अधिक मात्रा में अनिश्चितता पाई जाती थी क्योंकि इसकी वर्षा पर निर्भरता बहुत ही अधिक मात्रा में थी। अच्छी वर्षा का अर्थ होता था अच्छा उत्पादन, कम वर्षा का अर्थ होता था कम उत्पादन या फिर बेकार उत्पादन। ब्रिटिश शासन के काल में ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया जिससे कि सिंचाई के स्थायी साधनों को स्थापित किया जा सके। तीसरी विशेषता है निर्वाह खेती का प्रभुत्व। कृषि को अधिक मात्रा में निर्वाह के रूप में देखा जाता था। इसमें बाजार में बिक्री के लिए न्यूनतम अधिशेष बचता था। इसका अर्थ है व्यापारिक दृष्टिकोण में कमी, जिसमें किसान व्यापार के बारे में सोचता ही नहीं था कि वो अपनी कृषि को व्यापार के रूप में भी प्रयोग कर सकता है। तदनुसार पिछड़ापन प्रबल हुआ और निर्धनता हावी हुई। चौथी विशेषता है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसान के बीच खाई। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की एक विशेषता यह भी थी कि भूमि के स्वामी तथा भूमि के जोतने वाले जो किसान थे उनके बीच गहरी खाई थी। भूमि के स्वामी फसल के हिस्सेदार तो थे, किंतु उत्पादन की लागत में उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता था। वे केवल लगान वसूलने के लिए ही अपना हिस्सा देते थे और भूमि पर खेती करने वाले किसान को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था उसे उसको भूमि का लगान भी पे करना होता था और साथ में अपना निर्वाह भी करना होता था, जिसके कारण उसे आगे कृषि करने के लिए कोई निवेश प्राप्त नहीं होता था, अर्थात उसके पास अधिशेष की कमी थी जिसके कारण निवेश आगे नहीं होता था, जिससे कृषि पिछड़ी हुई और गतिहीन बनी। पांचवी विशेषता है छोटी एवं खंडित जोतें। जोतें छोटी होने के कारण खंडित थी, जिसके कारण अधिकांश जोतें अनार्थिक थी, मतलब बेकार थी, जिन पर उच्च लागत पर कम उपज होती थी। छठी विशेषता है ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। भारत में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक अनूठी प्रणाली को प्रस्तावित किया था, जिसमें जमींदार को भूमि के स्थायी स्वामी स्वीकार कर दिया गया था और जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करानी होती थी, जो ये राशि भूमि को जोतने वाले किसान से प्राप्त करते थे। जमींदारों को ये स्वतंत्रता थी कि वो भूमि को जोतने वाले किसान से जितनी चाहे उतनी राशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे जमींदारों द्वारा भूमि को जोतने वाले किसानों का असीमित शोषण आरंभ हो गया। जमींदारों द्वारा भू राजस्व की दरें तेजी से बढ़ी जाने लगी और जिस कारण भूमि जोतने वाले जो किसान थे वो बारंबार भूमि से बेदखल होने लगे। किसानों का दर्जा अब घटकर भूमिहीन श्रमिकों में बदल चुका था। जो भूमिहीन श्रमिक थे वे किसानों को निर्भर के रूप में मजदूरी मुश्किल से ही प्राप्त होती थी। सातवीं विशेषता कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय है स्वयं के उपभोग के लिए खेती ना करके बाजार के लिए खेती करना। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को परंपरागत निर्वाह फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलें करने के लिए विवश किया गया। पराई किसानों को नील खेती करने के लिए अग्रिम धन लेने के लिए भी आकर्षित और विवश किया जाता था। इस बाध्यकारी व्यापारीकरण के कारण निर्वाह खेती करने वाले किसानों को बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ा था। जबकि पहले वे स्वयं परिवार के लिए उपभोग हेतु अनाज उगाते थे, किंतु अब वह उन्हें बाजार से अनाज खरीदने के लिए नकदी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन निरंतर ऋणग्रस्तता के कारण कभी कभार ही उनके पास नकदी होती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की स्थायी ऋणग्रस्तता तथा कृषि की स्थायी गतिहीनता को देखा जाने लगा। अतः हम कह सकते हैं कृषि के पिछड़ेपन के कारण है निम्न उत्पादन और निम्न उत्पादकता, अनिश्चितता की अधिक मात्रा, निर्वाह खेती का प्रभुत्व और छोटी एवं खंडित जोतें।
और इसी प्रकार हम गतिहीनता के कारण को बता सकते हैं। भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच खाई, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली और कृषि का वाद्यकरण। व्यापार। अब हमारा 4th पॉइंट आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र। व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकरण का पतन ब्रिटिश शासन में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का सही वर्णन है। मतलब ब्रिटिश शासन में एक प्लानिंग के साथ हमारा औद्योगिकरण का पतन किया गया था। इसमें 2 बातें निहित हैं। ब्रिटिश सरकार की विभेदमूलक नीति के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प का पतन, निवेश के अवसरों के अभाव के कारण आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास होना। अब हम पढ़ेंगे अपने हस्तशिल्प का पतन। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का हस्तशिल्प जो उद्योग था वो बड़ा ही उत्कृष्ट, विविधता और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, परंतु ब्रिटिश शासन के कारण इस उद्योग का पूर्णतः पतन हो गया, जिनको हम इन पॉइंट या बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला है राज्य के विभेद मूलक प्रशुल्क नीति। इस नीति में यह होता था कि जो ब्रिटेन है वो निर्यात पे शुल्क मुक्त ब्रिटेन में कच्चा माल पहुंचाता था और ब्रिटेन से बनी निर्मित वस्तुओं को शुल्क मुक्त ही भारत में निर्यात करता था। परिणाम स्वरूप जब ब्रिटिश वस्तुओं की मात्रा भारतीय बाजार में बहुत अधिक बढ़ गई तो भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की घरेलू बाजार में बिक्री निरंतर कम होने लगी, जिसके कारण विदेशी बाजार भी संकुचित होने लगा। अतः इसका परिणाम यह हुआ कि जो भारत का हस्तशिल्प था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। 2nd पॉइंट है राज दरबारों का लोप होना। ब्रिटिश शासन से पहले हमारे देश में नवाब, राजा, शहंशाह तथा सम्राट हुआ करते थे। वे भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षण प्रदान करते थे, जिसके कारण जो भारतीय हस्तशिल्प था वो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फल फूल रहा था। लेकिन ब्रिटिश शासन का आरंभ होते ही जो देशी राज दरबार, शहंशाह और नवाब थे उनका अंत हो गया, जिसके कारण हस्तशिल्प का भी पतन हो गया। 3रा पॉइंट है मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। मशीनों द्वारा निर्मित ब्रिटेन की वस्तुएं बड़ी ही कम लागत वाली होती थी और भारत की बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं इनकी प्रतियोगिता के आगे टिक ना सकी। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी वो यथार्थ गुणवत्ता वाली और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी, जिसमें उनकी लागत भी कम होती थी और उनकी कीमतें भी कम होती थी, जिसके कारण भारत का जो हस्तशिल्प था उसका पतन होना निश्चय हो गया। 4th पॉइंट है मांग का नया स्वरूप। ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित भारत में एक नए वर्ग का जन्म हुआ था। वह वर्ग नई जीवन शैली को अपनाने में बड़ी रुचि रखता था, जिसके कारण ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और भारत के हस्तशिल्प के उद्योग की मांग निरंतर कम होने लगी, जिससे विवश होकर हस्तशिल्प के उद्योगों को बंद करना पड़ा। भारत में रेलवे का आगमन। भारत में रेलवे प्रणाली आरंभ होने के कारण निम्न लागत वाली ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी वो हर जगह जाने लगी और उच्च लागत वाली भारतीय वस्तुओं का बाजार सिकुड़ने लगा। इसने भारतीय हस्तशिल्प के पतन की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया था। स्टूडेंट्स, आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।